बचपन में हम जिन्नों, परियों और जादूगरों के किस्से बहुत दिलचस्पी से पढ़ते और सुनते थे और उन पर यकीन भी करते थे। लेकिन इस किताब में बयान किए गए साइंसी हकायक उन जादुई कहानियों से भी ज़्यादा हैरत अंगेज और दिलचस्प हैं। क्या आप चाहते हैं कि कोई आपसे झूठ बोले? ज़ाहिर है नहीं। कोई नहीं चाहता कि उससे झूठ बोला जाए या उसको धोखा दिया जाए, ख़ास तौर पर उन चीज़ों के हवाले से जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। हकीकत और फ़र्ज़ी चीज़ों जैसे झूठ और धोखाधड़ी में हम तफरीक ऐसे कर सकते हैं कि जो कुछ है वो हकीकत है और जो नहीं है वो झूठ और बनावटी। लेकिन चीज़ों की हकीकत को जानने का काबिल एतबार ज़रिया क्या हो सकता है? मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प और मुफीद तरीन किताबों में से एक रिचर्ड डॉकिंस की किताब द मैजिक ऑफ रियलिटी है। इस किताब में मुसन्निफ ने इंतहाई हैरत अंगेज साइंसी हकायक को निहायत सादा मगर इंतहाई दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। बचपन में हम जिन्नों, परियों और जादूगरों के किस्से बहुत दिलचस्पी से पढ़ते और सुनते थे और उन पर यकीन भी करते थे। लेकिन इस किताब में बयान किए गए साइंसी हकायक उन जादुई कहानियों से भी ज़्यादा हैरत अंगेज और दिलचस्प हैं। मेरे ख्याल में यह किताब हर लाइब्रेरी में होनी चाहिए। यह वीडियो और इससे आगे आने वाली चंद वीडियोस इसी किताब के ख्यालात पर मुश्तमिल होंगे। आज की यह वीडियो किताब के पहले बाब पर मुश्तमिल है और इस वीडियो का मौजू ये है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई चीज़ वाकई हकीकत में है या लोगों ने अपनी तरफ से अलिफ ले लुई दास्तान की तरह फ़र्ज़ की हुई है, जैसे जादुई कहानियाँ और मजहबी वाक़यात वग़ैरह। यह मज़मून हमें चीज़ों की हकीकत को समझने के लिए एक ऐसा बुनियाद फराहम करता है जिसकी बिना पर हम हकीकत और फ़र्ज़ी जादुई मजहबी कहानियों और अलिफ ले लुई दास्तानों में फ़र्क कर सकते हैं। यह मज़मून हमें सिखाता है कि साइंसदान किस तरह चीज़ों की हकीकत को जांचते और समझते हैं, लेकिन इसके समझाने का अंदाज़ इतना सादा है कि ये तमाम पेचीदा हक़ाइक़ बिल्कुल ही आम फहम बन जाते हैं और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इससे आगे चलकर आज का ये मज़मून इर्तिका के मामले पर भी बहस करता है और देखता है कि ये किस तरह एक जादुई दास्तान से ज़्यादा हैरत अंगेज़ मगर हकीकत पर मुश्तमिल है। क्या आप चाहते हैं कि कोई आपसे झूठ बोले? ज़ाहिर है नहीं। कोई नहीं चाहता कि उससे झूठ बोला जाए या उसको धोखा दिया जाए, ख़ास तौर पर उन चीज़ों के हवाले से जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। हकीकत और फ़र्ज़ी चीज़ों जैसे झूठ और धोखाधड़ी में हम तफरीक ऐसे कर सकते हैं कि जो कुछ है वो हकीकत है और जो नहीं है वो झूठ और बनावटी। लेकिन चीज़ों की हकीकत को जानने का काबिल एतबार ज़रिया क्या हो सकता है? पहला तरीका, हवासे खमसा। किसी चीज़ की हकीकत को जानने का सबसे सादा और बुनियादी औज़ार हमारे हवासे खमसा हैं। हम चीज़ों की हकीकत को अपने हवासे खमसा यानी देखने, छूने, सुनने, चखने और सूंघने की हिस्से समझते हैं। मसलन आपके हाथ में मोबाइल है या आपके सामने टीवी या कोई और तरह की स्क्रीन है, तो ये हकीकत है। इसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इसी तरह अगर कोई खाने की चीज़ हो तो हम उसको चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हकीकत हैं और मौजूद हैं। अगर बात इतनी सादा होती तो फिर कोई मसला भी ना बनता, लेकिन ऐसा नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद रखती हैं जिनको हम अपने हवासे खमसा की मदद से जांच नहीं सकते। फ़र्ज़ करें अगर आपके सर में दर्द है तो ना तो आप इसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही किसी और को दिखा सकते हैं। लेकिन क्या वो हकीकत में नहीं है? या फिर छोटे छोटे बैक्टीरियाज जिन्हें हम देख नहीं सकते, क्या वो मौजूद नहीं हैं? या फिर एटम, जीन्स, डायनासोर्स वगैरह, ये सब चीज़ें हकीकत हैं, लेकिन हम बुनियादी तरीके से यानी अपने हवासे खमसा की मदद से उनकी हकीकत को नहीं जान सकते। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारे हवासे खमसा भी हमें बिल्कुल सच्ची बात नहीं बताते। अगर आपको इब्तिदाई क्लासेस के साइंस के मज़मून वाला तजुर्बा याद हो जिसमें हम पहले बैक वक्त अपना एक हाथ गर्म पानी और दूसरा हाथ ठंडे पानी में डालते हैं और फिर दोनों हाथ एक साथ आम दर्जे हरारत वाले पानी में डालते हैं, तो दोनों हाथों को एक ही पानी का दर्जे हरारत मुख्तलिफ मालूम होता है। इससे साबित होता है कि हमारे हवासे खमसा हमें सब कुछ सही नहीं बताते। अगर ऐसा है
तो फिर इन तमाम चीज़ों को जानने और हकीकत को समझने का और कौन सा तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका साइंसी आलात, हमारे हवास खमसा की तौसीक। अब सवाल यह पैदा हुआ कि जब हमारे हवास खमसा किसी चीज़ को जानने के लिए काफ़ी नहीं होते, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, तो हम हकीकत को किस तरह पहचान सकते हैं? यहाँ आते हैं साइंसी आलात। ऐसे बहुत से हकीकी चीज़ें हैं जो ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हमारी दुनिया का हिस्सा हैं, मगर उन्हें देखने, सुनने या छूने के लिए हमारी आंखें, कान या छूने की हिस्स नाकाफ़ी है। जैसे कि बहुत दूर वाक़े कहकशाएं जो इतने फासले पर हैं कि उन्हें ना तो हम छू सकते हैं और ना ही सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसी तरह बाज़ अक़साम के जरासीम जो कि इतने छोटे होते हैं कि बेहतरीन माइक्रोस्कोप के बगैर उन्हें देखना मुमकिन नहीं। चूँकि हम उन्हें अपने हवास से बराह रास्त महसूस नहीं कर सकते, तो क्या हम सिर्फ इसी बिना पर यह कह दें कि वो वजूद नहीं रखते? हरगिज़ नहीं। इस मसले को हल करने के लिए इंसान ने ऐसे खुसूसी आलात बनाए हैं जो हमारे हवास की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। कहकशाओं को देखने के लिए टेलीस्कोप और जरसूमों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप। इन आलात के जरिए हम वो चीज़ें देख सकते हैं जो बराह रास्त हमारी पहुंच से बाहर होती हैं, और इन मुशाहिदात की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें वाकई मौजूद हैं। इसी तरह रेडियाई लहरें ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न और रेडियो जैसे आलात इन लहरों को ऐसी शक्ल में बदल देते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आलात कैसे काम करते हैं और उनकी मदद से हम ऐसे सिग्नल्स को समझ सकते हैं जो बसूरत दीगर हमारी फहम से बाहर होते। तो हम ये मान लेते हैं कि रेडियो की लहरें हकीकत में वजूद रखती हैं, चाहे हम उन्हें देख ना सकें। इसी तरह थर्मामीटर की मदद से हम किसी भी चीज़ की सही दर्जा हरारत को नाप सकते हैं और अपने छूने की हिस्स की कमी को दूर कर सकते हैं। इन आलात की मिसाल ऐसी ही है जैसे हमने अपनी आंखों को और ज़्यादा रोशन बना दिया हो। टेलीस्कोप, एक्सरे, इंफ्रारेड कैमरे, ये सब हकीकत के मुशाहिदे के लिए नई और बेहतर आंखें हैं जो हमें वो कुछ दिखाती हैं जो पहले नाकाबिल दीद हुआ करता था। ये तो हुआ उन चीज़ों का जिक्र जो अभी मौजूद हैं, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले डायनासोर्स का भी जिक्र किया था। अब ज़रा सोचिए कि हम डायनासोर्स के बारे में कैसे जानते हैं। हमने ना उन्हें देखा है, ना उनकी आवाज़ सुनी है और ना ही उनसे कभी डर कर भागने की नौबत आई, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो वाकई वजूद रखते थे। लेकिन कैसे? उनके फॉसिल्स यानी हैवानी ढांचे या बाकियात की मदद से। ये वो सबूत हैं जो ज़मीन के अंदर दफन रहकर लाखों साल बाद हमें मिलते हैं। हम जानते हैं कि ये फॉसिल्स कैसे बनते हैं और ये कि उनकी साख से हम उन जानवरों की शक्ल सूरत, अंदाज़ हरकत और ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। साइंसदानों को पुराने गारों और बर्फानी इलाकों में तलाश के दौरान डायनासोर्स और दूसरे बहुत सारे ऐसे जानदारों की बाकियात मिली हैं जिनका वजूद इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। ये बाकियात कितनी पुरानी हैं, इनको समझने के लिए साइंसदान बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग। इससे मालूम होता है कि मज़कूरा जानदार कितना पुराना है। इस तरीके से साइंसदान मॉडलिंग करके हमें दुनिया के पिछले अदवार में ले जाते हैं। साइंसी मॉडलिंग का जिक्र आगे आएगा, लेकिन पहले माजी को देखने का एक और हैरत अंगेज तरीक़ाकार का जिक्र करते हैं। आपने अगर किसी को कुल्हाड़ी से दरख्त काटते या फुटबॉल को किक मारते देखा हो और आपका उस शख्स से फासला ज़्यादा हो, तो आपने देखा होगा कि कुल्हाड़ी के लगने और फुटबॉल के किक मारने का अमल पहले होता है और आपके पास उसकी आवाज़ थोड़ी देर के बाद आती है। इसी तरह अगर आप चमकते हुए बिजली को देखें तो महसूस करेंगे कि गरजने की आवाज़ चमक से काफ़ी देर बाद आती है। इससे साबित होता है कि आवाज़ को सफ़र करने के लिए वक्त लगता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रोशनी को भी सफ़र करने में वक्त लगता है? ये भी सच है कि रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में वक्त लगता है। इसीलिए जब हम किसी सितारे को देखते हैं तो दरअसल हम उसकी माजी की रोशनी देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप आसमान पर प्रोक्सिमा सेंटोरी नामी सितारे को देख रहे हैं तो आप जो रोशनी देख रहे हैं वो 4 साल पुरानी है, क्योंकि उसका फासला ज़मीन से 4 नूरी साल है। गोया एक ताकतवर टेलीस्कोप एक तरह से पुराने दौर में झांकने वाली मशीन बन जाता है। इसी तरह सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में करीब 8 मिनट का वक्त लगता है, और अगर सूरज तबाह हो जाए तो हमें उसका पता 8 मिनट के बाद ही चलेगा।
हबल टेलीस्कोप की मदद से जब हम ऐसी कहकशाओं को टकराते हुए देखते हैं जो 280 मिलियन साल पहले टकरा रही थीं, तो हमें यह समझ आता है कि हम माजी को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर इन्हीं कहकशाओं में कोई एलियन मौजूद है और उनके पास इतनी ही ताकतवर टेलीस्कोप हो, तो मुमकिन है वो उस वक्त जमीन पर डायनासोर्स को चलते फिरते देख रहे हों। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या एलियन वाकई मौजूद हैं? हमने उन्हें कभी देखा नहीं, ना सुना है। क्या उनका वजूद है? कोई नहीं जानता। लेकिन अगर वो मौजूद हैं, तो शायद एक दिन हम उनके बारे में जान जाएं, क्योंकि मुस्तकबिल में हमारे पास ऐसे आलात हो सकते हैं जो उनके भेजे गए सिग्नल्स को समझ सकें। ये सब बातें हमें बताती हैं कि हकीकत सिर्फ वही नहीं जो हम अपने हवास से जानते हैं, बल्कि वो भी है जो हमारे इल्म, साइंस और साइंसी आलात के जरिए हमें पता चलती है। जो चीज़ें हम आज नहीं जानते, मुमकिन है कल जान लें, अगर हम बेहतर आलात बना सकें, अगर हम अपनी तहकीक जारी रखें। जब हम अपने हवास खमसा और फिर साइंसी आलात की मदद से किसी चीज़ की हकीकत को नहीं जान सकते, तो फिर हम क्या करें? क्या हकीकत तक पहुंचने का सफ़र वहीं ख़त्म हो जाता है? जी नहीं। यहाँ पर साइंस का एक और ज़बरदस्त टूल सामने आता है, जिसे हम साइंसी मॉडल कहते हैं। ये मॉडल क्या होता है? इसको यूं समझें, ये हमारे अंदाजे, हमारे तख़य्युल की वो शक्ल होती है जो हम हकीकत को समझने के लिए बनाते हैं। मसलन एटम का मॉडल और जीन्स का मॉडल। एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या उनके गिर्द चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं देखा, लेकिन साइंसदानों ने एटम का फर्जी मॉडल बनाया, जिसकी बुनियाद पर काफ़ी सारी इजादात हो चुकी हैं। हम सोचते हैं अगर ये चीज़ वाकई है तो उस पर फिलहाल अमल का रद्द अमल ये होना चाहिए, और फिर साइंसदान मुख्तलिफ तजुर्बात की मदद से देखते हैं, नाप तोल करते हैं और जांचते हैं कि हमारे अंदाजे दुरुस्त हैं या नहीं। इसी तरीके से साइंसदान मॉडल बनाते हैं, फिर उसे नताइज अखज़ करते हैं, और अगर वो नताइज तजुर्बात से मैच करते हैं तो समझें कि मॉडल सही है, और अगर नहीं तो मॉडल को या तो रद्द कर दिया जाता है या उसमें तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। मॉडल कभी लकड़ी या प्लास्टिक से बने हो सकते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशंस की शक्ल में भी हो सकते हैं, और रियाजी के फार्मूलों की शक्ल में भी हो सकते हैं। ये मॉडल हमें इस दुनिया की उन चीज़ों को समझने में मदद देते हैं जो हमें बराह रास्त या साइंसी आलात की मदद से दिखाई नहीं देती। एक सादा सी मिसाल से इसको इस तरह समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत पुराने कुएं मौजूद हैं, लेकिन वो इतने गहरे हैं कि ना तो पानी तक रोशनी पहुँचती है और ना ही हम उसमें उतर सकते हैं, क्योंकि बाहर मौजूद पानी से आपको ये अंदाज़ा होता है कि अगर पानी में कोई पत्थर फेंक दिया जाए तो उसमें से किस तरह की आवाज़ आती है। अब आप इस मॉडल को कुएं में पानी की मौजूदगी जांचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुख्तलिफ तजुर्बात और तरीक़ाकार से इस बात की हकीकत को जान सकते हैं कि आपका बनाया हुआ मॉडल सही है या नहीं। अब एक हकीकी साइंसी मॉडल का जिक्र करते हैं। आपने DNA का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, वही चीज़ जिसकी बुनियाद पर तमाम जानदारों की विरासत चलती है। आज हम सब जानते हैं कि DNA क्या होता है, लेकिन ये इल्म एकदम से नहीं आया। किसी ने DNA को बराह रास्त नहीं देखा था, ना माइक्रोस्कोप से, ना किसी और ज़रिए से। लेकिन फिर भी साइंसदानों ने अपने तख़य्युल, तजुर्बात और मुशाहिदे की बुनियाद पर DNA के मॉडल्स बनाए और उनकी जांच पड़ताल की। 19वीं सदी के एक ऑस्ट्रियाई राहिब ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर तजुर्बात किए। वो सिर्फ ये देखता था कि कितने मटर साफ जिल्द रखते हैं और कितने जरीदार। उसने कभी जीन को नहीं देखा, लेकिन एक मॉडल बनाया, अंदाज़ा लगाया कि अगर इसका मॉडल दुरुस्त है तो साफ जिल्द वाले मटर जरीदार मटर से 3 गुना ज़्यादा होंगे, और ऐसा ही हुआ। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है इस बात की कि हम किस तरह एक चीज़ को देखे बगैर भी सिर्फ तजुर्बे, मॉडल और मुशाहिदे के ज़रिए उसकी हकीकत को जान सकते हैं। फिर 20वीं सदी में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA की साख्त का मशहूर मॉडल बनाया। वो डबल हीलिक्स मॉडल, जिसे आज हम सब जानते हैं। उन्होंने धात और कार्डबोर्ड से मॉडल बनाए, फिर पैमाइशिंग की, एक्सरे डेटा का तज्जिया किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका मॉडल वाकई हकीकत के करीब है। और दिलचस्प बात यह है कि उनका मॉडल भी मेंडल के पुराने नताइज से मुताबिकत रखता था। तो हमें हकीकत को जानने के 3 रास्ते मिलते हैं।
नंबर 1 बराह रास्त अपने हवास खमसा से। नंबर 2 बिलवास्ता यानी साइंसी आलात जैसे माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से। और तीसरा मॉडलिंग के जरिए यानी तखय्युल, तजुर्बा और तस्दीक का मिलाप। लेकिन इनके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम देख, सुन या छू नहीं सकते, जैसे खुशी, मोहब्बत, हसद या मुसर्रत। यकीनन ये भी हकीकत हैं, मगर उनका वजूद दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है और वो किसी दिमाग से बाहर अपना वजूद नहीं रखते, जैसे इंसान या दूसरे ज़हीन जानवरों के दिमाग। पत्थर हसद नहीं करते, पहाड़ मोहब्बत नहीं करते, लेकिन इंसान करते हैं, और जब करते हैं तो उन जज्बात की शिद्दत बिल्कुल सच महसूस होती है। शायद इस कायनात में और भी कहीं किसी दूसरे सैयारे पर किसी और ज़हीन मखलूक के दिमाग में भी ऐसे जज्बात मौजूद हों, कौन जानता है। हो सकता है कुछ ऐसी मखलूक हो जो ऐसे एहसासात रखती हो जिनका हम अभी तक तसव्वुर भी ना कर सकते हों। तो जब हम साइंस की मदद से हकीकत तक पहुंच सकते हैं, तो सवाल यह है कि क्या सब कुछ साइंस से जाना जा सकता है, जैसे जादू, इल्हाम वगैरह। यह साइंस की खूबसूरती है कि यह जादू नहीं मगर जादू से भी ज़्यादा हैरत अंगेज है। अब कुछ जिक्र जादू का करते हैं। आपने कभी जादू का लफ्ज़ सुना और सोचा हो कि उसका मतलब क्या है? क्या वो अलादीन के चिराग और उम्र अयार की जंबील वाली कहानी दुरुस्त हैं? क्या हैरी पॉटर में मौजूद किरदार हकीकत में वजूद रख सकते हैं? क्या बंगाली बाबा असल में महबूब को आपके कदमों में ला सकता है? या दूसरे जादूगर जो स्टेज पर करतब दिखाते हैं जिसमें वो एक शख्स को 2 हिस्सों में काट कर दोबारा जोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं कि इनमें हकीकत कहाँ तक है, और अगर कोई हकीकत में जादू है तो वो जादू कौन सा है। नंबर 1 माफूकुल फितरत जादू यानी मैजिकल इन द सुपरनेचुरल सेंस। सबसे पहले जिक्र करते हैं माफूकुल फितरत जादू की। ये वो किस्म है जो हमें देवमालाई कहानियों, परियों की दास्तानों और बचपन की किताबों जिनका अभी हमने जिक्र किया उनमें मिलती है। हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी हैं। ये कहानियां सुनकर हम मुस्कुराते हैं और शायद थोड़ा सा ख्वाबों में भी खो जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब महज कहानियां हैं, क्योंकि हकीकत में कोई चिराग रगड़ने से जिन नहीं निकलता और मेंढक शहजादे में नहीं बदलता। नंबर 2 स्टेज का जादू यानी मैजिक इन द परफॉर्मेंस सेंस। दूसरी किस्म वो है जो स्टेज पर होती है, जैसे जादूगर के पहने हुए आता है, छड़ी घुमाता है और खरगोश निकाल लेता है, या वो किसी इंसान को 2 टुकड़ों में काट कर फिर जोड़ देता है। लेकिन यहाँ असल में जादू नहीं होता, ये बस आंखों का धोखा, होशियारी और बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। ईमानदार जादूगर जैसे पेन एंड टेलर या डेरन ब्राउन खुलकर बताते हैं कि वो माफूकुल फितरत ताकतों के दावे नहीं करते। वो कहते हैं ये सब कर्तव्य है, मजे के लिए है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धोखा देते हैं, कहते हैं कि उनके पास रूहानी ताकतें हैं। वो दावा करते हैं कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं या महबूब को आपके कदमों में ला सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये सिर्फ जादू का खेल नहीं रहता, बल्कि धोखाधड़ी बन जाता है। लोगों के दुखों का नाजायज फायदा उठाया जाता है। माफूकुल फितरत की तशरीह क्यों नाकाबिल एतबार है? जब कोई कहता है कि ये माफूकुल फितरत है तो वो असल में ये कह रहा होता है हमें इसकी समझ नहीं है। यहाँ तक तो बात ठीक ही है, पर जब वो ये कहते हैं कि उसकी समझ कभी नहीं आएगी, यानी इस जुमले के बाद सीखने, जानने और समझने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। साइंस इसके बरअक्स कहती है हमें अभी नहीं पता, लेकिन हम सवाल करते रहेंगे, तजुर्बात करते रहेंगे और सच के करीब आते रहेंगे। फर्ज करें आप एक जादूगर हैं और आपके पास एक ऐसी छड़ी है जो पलक झपकते ही किसी सादा सी चीज़ को एक पेचीदा चीज़ में बदल सकती है। जैसे कहानियों में होता है, एक मेंढक को छू कर शहजादा बना दिया या कद्दू को एक शानदार गाड़ी में बदल दिया। यह सब सुनने में तो दिलचस्प लगता है, लेकिन असल दुनिया में ऐसा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि हकीकत में चीज़ें ऐसे एकदम से नहीं बदलती। ना कोई मेंढक अचानक शहजादा बनता है, ना ही कद्दू गाड़ी में। तो फिर सवाल उठता है कि मेंढक को शहजादे में बदलना साइंस क्यों नहीं मानता, या कद्दू को गाड़ी में? क्योंकि ये चीज़ें बहुत पेचीदा हैं। गाड़ी एक मशीन है, इंजन, टायरों, दरवाज़ों, शीशों और सवारी के लिए सीटों के साथ। मेंढक के अंदर भी बेशुमार पेचीदा निज़ाम होते हैं, खून का बहाव, दिमाग, अज़लात, खलियात। ये सब कुछ अल्फाज दोहराने से खुद ब खुद एकदम जुड़ नहीं सकता। एकदम से आप चीज़ों को राख में बदल सकते हैं क्योंकि जलाना आसान है, लेकिन राख से कुछ तामीर करना
वो साइंस और महारत मांगता है, या ऐसा इत्तेफाक जो नाकाबिल तसव्वुर हो। जादुई कहानियों और फिल्मों को पसंद करना गलत नहीं, बस ये जानना ज़रूरी है कि असल जादू वो है जो कायनात की हकीकत में छुपा है। साइंस हमें वो आँखें देती है जिनसे हम उस जादू को देख सकते हैं, और वो अक्ल जिससे हम उसे समझ सकते हैं। लेकिन दुनिया में वाकई पेचीदा चीज़ें मौजूद हैं। इंसान, शेर, मेंढक, दरख्त, फूल, परिंदे, सब कितने अजीब, कितने पेचीदा और एक से बढ़कर एक मुनफरिद। तो सवाल ये है, ये सब कैसे बने? कदीम ज़माने में इसका जवाब किसी के पास नहीं था, तो लोगों ने कहानियाँ बना ली, देवी देवता, जादू, मौजज़े। लेकिन फिर 19वीं सदी में एक शख्स ने ऐसा जवाब तलाश किया जो जादू से ज़्यादा हैरत अंगेज था, क्योंकि वो सच पर मबनी था। उस शख्स का नाम था चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने बताया कि दुनिया की पेचीदा तरीन मखलूक़ात एक ही बार में यकलख्त नहीं बन गईं, बल्कि वो लाखों करोड़ों साल के छोटे छोटे मरहलों में बदली हैं। चलिए इसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आप लंबी टांगों वाले बकरों और बकरियों की एक नस्ल बनाना चाहते हैं, तो आप मार्केट में मौजूद उन बकरों और बकरियों का इंतखाब करेंगे जिनकी टांगें दूसरों से थोड़ी सी लंबी हों। अब आप उन्हें आपस में मिला देंगे। चूँकि वालिदैन की टांगें लंबी हैं, तो उनके बच्चों की टांगें भी दूसरे बकरों और बकरियों से थोड़ी और लंबी होंगी। सबकी ना सही मगर अक्सरियत की ज़रूर होंगी। आप फिर उन बच्चों में से सबसे लंबी टांगों वालों का इंतखाब करें और उनको मिलाएं, और ये ख्याल रखें कि छोटी टांगों वाले बकरे और बकरियां उनसे मिलने ना पाएं, और ये अमल दोहराते रहें। 10, 20 या 50 नस्लों के बाद आपके पास वाकई लंबी टांगों वाले बकरे और बकरियां होंगे। यही अमल बहुत सारे किसान करते हैं, और अगर आप यही अमल एक छिपकली जैसे जानवर से शुरू करें तो हज़ारों नस्लों के बाद आपके पास मेंढक जैसा जानदार बन सकता है, आहिस्ता आहिस्ता, बगैर किसी जादू के, सिर्फ सब्र, वक्त और कुदरत के उसूलों के साथ। इस पूरे अमल को डार्विन ने फितरी इंतखाब या नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। ये एक किस्म का कुदरती छांटने का निज़ाम है। जो जानवर या पौधा अपनी माहौल में ज़्यादा अच्छी तरह जी पाता है, वो ज़्यादा नस्लें आगे बढ़ाता है, और जो कमज़ोर होता है वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है। चुनाचे जिन जानवरों की टांगें लंबी होती हैं वो ज़्यादा देर जिंदा रहते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और यूं रफ्ता रफ्ता पूरी नस्ल की टांगें लंबी हो जाती हैं। ये सब ऐसे ही होता है जैसे कोई होशियार किसान अपने खेत में सबसे अच्छे बीजों का इंतखाब करे। लेकिन यहाँ कोई किसान नहीं, कोई चालाक जादूगर नहीं, सिर्फ फितरत खुद खामोशी से, सब्र से, तसलसल से। यही है डार्विन का शानदार ख्याल कि दुनिया की सारी ज़िंदगी, हर पत्ता, हर परिंदा, हर इंसान, सब इर्तिका के ज़रिए बने, आहिस्ता आहिस्ता एक लंबे सफ़र में। तो जब साइंसदान कहते हैं कि इंसान बंदर से आया या मेंढक या किसी मछली जैसे जानदार से, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन मछली ने छलांग मारी और मेंढक बन गई। नहीं, ये हुआ हज़ारों लाखों नस्लों के बाद, छोटे छोटे तब्दीलियों के ज़रिए जिन्हें हम महसूस भी ना कर सकें। और यही फ़र्क है कहानियों के जादू और हकीकत के जादू में। कहानियों वाला जादू अचानक होता है, पलक झपकते होता है, और होता है बिल्कुल झूठा। लेकिन हकीकत का जादू वो तदरीजी होता है, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वाकई होता है। उसके पीछे सबूत हैं, फॉसिल्स हैं, डीएनए है, साइंस है। और यही वो जादू है जिसे मुसन्निफ रिचर्ड डॉकिंस शायराना जादू कहता है। ऐसा जादू जो खूबसूरती से बड़ा है, हैरत से लबरेज है, और सबसे बढ़कर सच है। शायराना जादू वो लम्हे जब किसी खूबसूरत नगमे से आंखों में आंसू आ जाएं, जब आसमान पर कौसे कज़ा उभरे, या सितारों भरी रात में सब कुछ जादू से लगे, या फिर दरख्तों और पहाड़ों के दरमियान गिरता आबशार और फूलों से भरी कोई वादी। ये सब देखकर हम कहते हैं कि इस मंजर या आवाज़ ने मुझ पर जादू कर दिया। ये जादू इस लिहाज से असली होता है कि ये हमारे एहसासात में होता है, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि साइंस भी इसी जादू से बरी होती है। खिला में दूर किसी रंगीन सैयारों और सितारों के झुरमुट को दूरबीन में देखना, या ये जानना कि कौसे क़ज़ह असल में रोशनी के ज़र्रात के टूटने का नतीजा है, ये सब इतना ही जादुई है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। और यही है द मैजिक ऑफ रियलिटी, या हकीकत का जादू। इंसान कैसे बना और पहला इंसान कौन था,
اس کا ذکر آگے آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔